नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। साथ मैं हूं आपके नीतू गुप्ता। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी है वो हर दिन होती जा रही है। 75 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस कारण दुनिया भर में कई देशों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जब बीमारी इतनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इस बीमारी को लेकर कई तरह से डर भी है, भ्रम है और कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, किन लोगों को यह ज्यादा इफेक्टेड करता है और रिस्क किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है, इन तमाम सवालों का जवाब जो है हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे, क्योंकि आज एक खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहा है जो इन तमाम सवालों का जवाब देगा और आपके मन से कोरोना का डर दूर भगाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या है कोरोना वायरस? क्या है कोरोना वायरस के लक्षण? महामारी से बचने के क्या हैं उपाय? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। कोरोना वायरस विषाणुओं के एक ऐसे बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 6 विषाणु ही ऐसे हैं जो इंसान को संक्रमित कर सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस यानी ये नया वायरस पहली बार सामने आया है जो इंसान को संक्रमित कर रहा है। WHO ने इस नए कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया है। क्या है कोरोना के लक्षण? इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या होती है। कोरोना वायरस आउटब्रेक की शुरुआत चीन के वुहान शहर के सी फूड मार्केट से हुई थी और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि सभी बड़े मामले जानवरों से ही फैले हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। दिसंबर में सबसे पहले चीन में यह वायरस सामने आया था और तब से ये बड़ी तेजी से दूसरे देशों में भी पहुंच रहा है। लेकिन आज हर किसी के मन में वायरस से निपटने के लिए कई सवाल हैं, जैसे आखिर इस महामारी से कैसे निपटें? क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है ये वायरस? हवा या ड्रॉपलेट्स कैसे फैलता है ये? क्या मास्क पहनने से इन्फेक्शन को रोका जा सकता है? किन लोगों में ये बीमारी होने का रिस्क ज्यादा है? क्या HIV और मलेरिया की दवाइयों से हो सकता है कोरोना का इलाज? इस वायरस से बचने में इम्यूनिटी, डाइट और एक्सरसाइज की भूमिका क्या है? अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है जो इस जानलेवा कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान कर सके। स्टडीज चल रही हैं और रिसर्चर्स इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दवा निर्माता कंपनियां भी बीमारी का इलाज खोजने और इससे बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। WHO भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और इसका इलाज खोजने की हर संभव कोशिश कर रहा है। फिलहाल इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एहतियात बरतना। दुनिया भर के लोगों के मन में कोरोना को लेकर सवाल, डर, भ्रम और कंफ्यूजन का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कोरोना वायरस क्या है ये तो आपने जान लिया और ये महामारी जो है हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सवाल है लोगों के मन में कि ये वायरस कैसे हम पहचाने कि ये कोरोना ही वायरस है या आम फ्लू है, इसको लेकर जो सवाल लोगों के हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ने जा रहा है जो ये सवाल जो लोगों के हैं उनका जवाब देगा। और इस खास पैनलिस्ट से तारुफ में आपका करा देती हूँ। हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़ रहे हैं जो कि बताएंगे
जानेंगे कि ये महामारी किस तरह से लोगों में फैलती है और बचाव के तरीके क्या हैं। इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ खास मेहमान योग एक्सपर्ट संदीप आचार्य भी जुड़ने जा रहे हैं, जो कि ये बताएंगे कि योग से इस कोरोना वायरस को कैसे दूर भगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आशीष जायसवाल के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि जो चेस्ट के विशेषज्ञ होते हैं वो हैं, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महामारी कैसा रूप ले चुकी है। डॉक्टर साहब, स्वागत करती हूं आपका इंडिया वॉइस में, और आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि जून का ये महीना है, मौसम बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप खिल रही है। इस मौसम में कई तरह से लोगों को अलग अलग बीमारियां होती हैं और एक आम फ्लू भी हो जाता है, इसमें कोरोना फ्लू भी लोगों को हो रहा है। लोग कैसे पहचाने कि उनको आम फ्लू हो गया है या फिर वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ड्यूरेशन का फर्क होता है। जो आम फ्लू होता है सर्दी खांसी से स्टार्ट होता है, जो कि 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है। उसमें फीवर भी आता है जो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता है, कभी इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता। जो कोविड-19 में जो है, कोरोना में जो फीवर होता है वो 5वें दिन के बाद आना चालू होता है और ये लंबे समय के ड्यूरेशन का फ्लू होता है। वैसे तो सारे सिम्टम्स एक हैं, मगर एक सिम्टम जो नाक का बहना होता है वो नॉर्मल फ्लू में ज़्यादा है, कोरोना में कम है। और सांस लेने में दिक्कत होना, गले में दर्द होना या छाती में दबान होना, ये ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो कि कोविड में ज़्यादा मिलते हैं, नॉर्मल फ्लू में नहीं मिलते हैं। नॉर्मल फ्लू के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है, कभी इतना सिवियर नहीं होती, जबकि कोविड में ये बहुत सिवियर होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हम लोग बोल भी रहे हैं, सैचुरेशन नापना, जो कि बहुत छोटा सा डिवाइस आता है जिसके पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, जो कि रेडली अवेलेबल होती है मार्केट में। कोरोना में जब भी संक्रमण बढ़ेगा, सिवियरिटी बढ़ेगी, तो जो सैचुरेशन है हमारा, वो सैचुरेशन उसमें से कम होने लग जाएगा। तो एक ये पॉइंट है जो कि नॉर्मल फ्लू से इसको डिफरेंशिएट करता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने ये भी बोला कि आम फ्लू और कोरोना का फ्लू है, इसमें सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से सिम्टम्स में चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि पहचान जाते हैं या फिर टेस्टिंग के बाद पता चल जाता है कि वो वायरस की चपेट में है या फिर नहीं है। मेरा एक और सवाल आपसे होगा, फिर मैं योग एक्सपर्ट संदीप आचार्य के पास भी जाऊँगी, उनसे भी जानूंगी कि क्या योग से किस तरह से इस महामारी को दूर किया जा सकता है। सवाल ये है कि इस मौसम में कई लोगों के सवाल ये हैं कि बार बार उन्हें हल्का बुखार हो रहा है या और भी परेशानी हो रही है, बुखार होता है फिर चला जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो हम लोग को जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा सा इस कोविड में कुछ अर्ली स्टेजेस में हो रही है। तो अगर ये सिम्टम भी है, ये सिम्टम नॉर्मल फ्लू में भी बड़ा मिल सकता है पर बड़ा रेयर होता है, तो वो भी एक पॉइंट होता है। हेडेक का आना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कोविड में होता है। जहां तक बात है, सबको टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई फ्लू चल रहा है, आप 3-4-5 दिन घर पे रहें, अपना प्रॉपर ध्यान दें, डाइट का ध्यान दें, अपने लिक्विड्स का ध्यान दें और अपने को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। आपको जब जिसको भी कोई भी फ्लू के सिम्टम्स हो, वेदर ये नॉर्मल हो चाहे कोविड हो, आप घर में रहें और आइसोलेशन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क का प्रॉपर यूज करें, कहीं भी छीके नहीं, कहीं भी थूके नहीं, अपने जो सारे सामान है उसको किसी से मिक्स मत करें। अगर आपको उसके बाद ही 5-6 दिन के बाद आपको ब्रेथलेसनेस या आपको छाती में दबान या सैचुरेशन कम होने लग जाता है, अपने डॉक्टर से बात करें और उन्हीं पेशेंट्स को इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए। तो हर किसी को टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, जिसमें काफी ज्यादा सिम्टम्स देखा जा रहा है, उनको ये टेस्टिंग कराने की जरूरत है। संदीप आचार्य, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू से लेकर अब तक हम यही कह रहे हैं कि योग से ये कोरोना महामारी कैसे हम बच सकते हैं, इस महामारी से दूर कैसे खुद को करें, ये सवाल जो है लोगों के मन में अक्सर आता है। तो जरा इस पर बताइए कि ऐसा क्या कुछ है योग में जो कि इस महामारी से लोगों को बचा सकता है, उन्हें सुरक्षित रख सकता है। हरिओम जी, योग को करना और योग को समझना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर अगर आप देखें तो लोग जो हैं योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज मात्र ही समझते हैं, लेकिन योग का मतलब है कि आपके हायर कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करना। अगर मैं न्यूरोलॉजिकली टर्म्स में बात करूं तो हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा जो ब्रेन, जो जिसका सामने का जो हिस्सा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसी के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। राइट साइड और लेफ्ट साइड ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन लगी होती है। तो जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं और जब आप योग की क्रियाएं करते हैं तो आपकी वो जो मेम्ब्रेन, जो थिन मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर के सेंटर में होती है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताऊं कि अगर मैं आपके हाथ में कोई एक चीज रखूं और उसको कहूं कि आप इसे बैलेंस करिए, तो आपका पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर चीज पे जाएगा। आपका लेफ्ट और राइट सेंटर पॉइंट, आप ब्रेन के मिडिल पार्ट को, सेंटर पॉइंट को फोकस करेंगे। अब अगर आप देखिए, हम अधिकतर लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव ब्रेन को यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव ब्रेन मतलब वो
जो आपकी मेमोरीज, आपकी यादों या आपकी एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, और वो चीज़ आपके कॉन्शियस ब्रेन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, और जो हमारा सब्टल कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो इफेक्ट होता है। जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको बड़ी सूक्ष्म तरीके से अपने बॉडी को और अपने ब्रेन को एक सेंटर पॉइंट पे ले जाना पड़ता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये आपके बॉडी का एक नेचर बन जाता है, और आप फिर अपनी दिनचर्या में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कॉन्शियस रहना शुरू होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया और बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि आप कॉन्शियस रहिए, चीज़ों को छूइए मत, हाथ को धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, तो कॉन्शियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप योग करिए और योग को समझने की भी कोशिश करिए, क्योंकि आसन से पहले देखिए पतंजलि योग सूत्र के अंदर आसनों के बारे में बताया गया है जो आपकी बॉडी को फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद प्राणायाम है जो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो आपकी प्राणवायु को मजबूती देता है, जिससे आपकी चेस्ट, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उससे पहले आते हैं यम और नियम। यम और नियम में बताया गया है हाउ टू लिव मॉरल लाइफ। आपको मॉरल लाइफ, हाइजीन को किस तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। तो अगर आप योग को करें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अनुशासन को भी समझें, क्योंकि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो डिसिप्लिन के साथ किया जाता है। और योग को करने का सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, योग को करने का सही समय, आपका जो खाना है, जो आपने फूड इनटेक किया, उसमें कम से कम भी 4 to 6 आवर का गैप होना चाहिए। कुछ आसन हैं जैसे वज्र आसन, जो डायमंड पोज जो होता है, वो आप खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। घुटनों को मोड़कर आपको बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। बाकी सभी आसन और प्राणायाम की क्रिया कम से कम भी 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी हर एक्सरसाइज के अंदर। और आप मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए, या जो भी जीवन शैली है, बस ये ध्यान रखिए कि 4 से 6 घंटे का गैप हो आपके खाने के अंदर। तो खाने पीने के अंतराल में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। संदीप आचार्य ने जो कहा है उस पर अमल अगर आप करते हैं तो आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर आशीष, इन दिनों हम पूल टेस्टिंग को लेकर बहुत खबरें सुन रहे हैं कि इस टेस्टिंग से जो इफेक्टेड है उसका पता चल जाएगा, और बहुत तेजी के साथ पता चलता है। जरा इस पूल टेस्टिंग के बारे में बताइए, क्या वाकई बहुत जल्दी मरीजों का पता चल जाता है अगर जो कोरोना वायरस से ग्रसित है? नहीं, पूल टेस्टिंग हम गलत समझ रहे हैं। पूल टेस्टिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम 4-5 लोगों का एक साथ सैंपल लेके रन कर देते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक बंदा पॉजिटिव आ जाता है तो हमें फिर 5 लोग का अलग अलग टेस्ट करना होता है। पूल टेस्टिंग इसलिए इंडिया में एडवोकेसी हो रही है क्योंकि इंडिया में अगर आप डाटा देखेंगे, जो कंटेनमेंट या जो रेड एरिया है और जो ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन में संक्रमण बहुत कम है, 0.1% से भी कम है, 0.8% है, जबकि इधर वाले जो जोन में 200 टाइम्स ज्यादा कंटेनमेंट है। तो ये पॉलिसी लगाई जा रही है, अगर हमको पूरे इंडिया को टेस्टिंग करना, 130 करोड़ का तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो हमें पूल टेस्टिंग का फायदा लेना चाहिए जो अपनी ग्रीन जोन है, क्योंकि जहां पे संक्रमण बहुत कम है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा समय बच जाएगा, हमारी सारी किट्स बच जाएंगी, और ये एक तरीके का सीरो प्रिवेलेंस टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, सबका ब्लड लेके जो एंटीबॉडी आई हुई है उसके बारे में पता चलता है। इसको पहले यूएस में भी चालू करने का सोचा गया था, इटली में भी सोचा गया था, मगर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि हर बंदे को इम्यूनिटी भी नहीं आती। यानी मान लो उस 5 में से कोई पॉजिटिव भी हो और उसको इम्यूनिटी ना भी आई हो, तब भी उसका पूल टेस्ट में निगेटिव आएगा और हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी इस मौके पे, अभी ये टेस्ट अभी छोटा है, पहले तो हमें जो सीरो प्रेवलेंस टेस्ट को लाना है, कंटेनमेंट एरिया में लाना है, पहले वहीं पे देखना है कितना हमारा इन्फेक्शन रेट चल रहा है, उसके बाद हम इस पूल टेस्ट को यूज कर सकते हैं जो ग्रीन एरिया में। एक आपने देखा होगा, माइग्रेंट्स इतने लोग यहाँ से वहां पहुंच गए, अब धीरे धीरे इसके कारण भी क्या हो गया है कि जो इन्फेक्शन है दूर दराज तक स्प्रेड हो गया है। ऐसे केसेस में भी पूल टेस्टिंग का बहुत ज्यादा फायदा लगता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हो सकता है कि हम एक स्टेज में पहुंच जाएं जहां हम बहुत ज्यादा एक बड़ी लाइन खींचते हैं, यहाँ बहुत पेशेंट, यहाँ कोई पेशेंट नहीं, तब ना वाले पेशेंट में पूल टेस्ट का यूज किया जा सकता है। और कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी भी की गई थी। दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में कई ऐसे अस्पताल है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो खतरनाक हो सकता है। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी रामबाण है या फिर वाकई ये हानि पहुंचा सकता है? नहीं, देखिए, हमको समझना पड़ेगा, जो ये प्लाज्मा थेरेपी है इसके अंदर हम किसी जो हेल्दी हुए बंदे से एंटीबॉडी निकाल के दूसरे बंदे में डाल रहे हैं। सबसे पहले बोला फायदे वाला, फिर उन्होंने मना कर दिया, पर ऐसा नहीं ना, अभी भी हम लोग दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल प्लाज्मा थेरेपी का यूज कर रहा है, केरल या मद्रास में भी 1-2 जगह पे यूज हो रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा, प्लाज्मा थेरेपी कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं ना, ये एक तरीके का एडेड
हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग एडेड इस पेशेंट को दिया जा सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लाज्मा बनेगा कैसे, जो बंदा जैसे मुझे मान लो कभी इन्फेक्शन हुआ, मेरे में एंटीबॉडी है, तो मेरे एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो कम से कम इतना ज्यादा हो कि मुझसे वो प्लाज्मा निकाला जा सके। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा अवेलेबिलिटी ही नहीं ना इंडिया में। जब एक प्लाज्मा निकाला जाता है हम उसको तुरंत किसी में नहीं चढ़ा सकते, उस पर हजारों टेस्ट होंगे, टेस्ट की कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी और जिसका रिजल्ट भी इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं ना। तो अगर ये देखा जाए कि ये ऐसा तरीका है जो महंगा है, जो अनसक्सेसफुल है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस चाहिए कि सभी की सभी जिनको कोरोना वो सब अपना प्लाज्मा दें। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी जो कि इंडिया में पॉसिबल अभी तो नहीं दिखती। इसीलिए हम देख रहे हैं केवल एक दो जो एपेक्स सेंटर है वहीं पे इसका यूज केवल किया जा रहा है। संदीप आचार्य, क्या कोई ऐसा उपाय है या कोई घरेलू नुस्खा है जिससे कि लोग घर बैठे भी टेस्टिंग कर सकते हैं? क्योंकि इन दिनों हम एक खबर भी सुन रहे थे कि खबरें ये आ रही थी कि अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक लेते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस बीमारी से इफेक्टेड हैं या फिर नहीं। तो क्या वाकई ये एक इलाज है, क्या टेस्ट करने का तरीका है, या फिर आयुर्वेद में या योग में कोई और भी तरीका है टेस्ट करने के लिए? जी, अगर हम योग की बात करें तो प्राणायाम की कुछ क्रिया ऐसी होती हैं कि जिससे आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को इन्हेंस भी करते हैं। हाँ। और आपको ये भी पता लग जाता है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप पहले कहाँ थे और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप किस लेवल तक अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को इन्हेंस और कॉन्शियसली समझ पाए हैं। जी। तो उसमें नाड़ी शोधना टेक्निक से बहुत सारी प्राणायाम की टेक्निक्स ऐसी हैं। निश्चित तौर पे आप प्राणायाम से अपने लंग्स को और कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप जब आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने खुद के वाइटल ऑर्गन्स को समझते हैं, अपनी बॉडी के पूरे हर सिस्टम को समझते हैं, जिससे आपका कॉन्शियस लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाता है। और प्राणायाम की टेक्निक आपकी ब्रीथ की रिटेंशन और एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग दोनों को आपको हेल्प करती है। तो अगर आप योग के साथ प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो निश्चित तौर से आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा। आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ेगा, आपका खाने पीने की जो सक्रियता है, जो खाने के साथ जो आपका तालमेल है वो बढ़ जाएगा। अब आप देखिए कि योग के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, आपकी दिनचर्या पहले से बेहतर हो जाती है जब आप योग की क्रियाओं को शुरुआत में लेकर आते हैं। अब आप देखिए आम जनता में अधिकतर लोग जो हैं ऑफिस में बाकी जगह बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता। लेकिन जब आप योग से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होता है कि जो एकमात्र जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका शरीर है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में आप कुछ भी पालें हमेशा आप तकलीफ में रहेंगे। आदमी पैसों के लिए और धन दौलत के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहता है, आखिरी में वही धन दौलत वो जो है अपनी बीमारी में खर्च कर देता है। लेकिन जब आप सही समय पर अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को, अपनी बॉडी को समझना शुरू करते हैं, तब आपको ये पता लगता है कि कितना खाना, कितनी धन दौलत, कितना सामाजिक मेरे लिए जरूरी है, लोक कल्याण के हित में मेरे लिए कितने कार्य करने जरूरी है। योग का मतलब यही है कि सिर्फ मैं ही स्वस्थ या खुश न रहूं, मेरे से जुड़ा हुआ हर इंसान, हर जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है वो इंसान खुश रहे, स्वस्थ रहे। अब आप देखिए अभी लॉकडाउन का जब समय था तो हमारे प्रवासी मजदूर जो है घर जा रहे थे, न्यूज़ में भी ये चीज़ें बहुत आई कि वो लोग इतने दूरी का सफ़र तय कर आ रहे हैं। और उसी दौरान कई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग करके बड़ी बड़ी आप ये कह सकते हैं कि हाई लेवल की प्रॉपर्टीज़ परचेस करी। तो ये तालमेल नहीं है। जब तक समाज में ये तालमेल नहीं आएगा तब एक गरीब भूखा मरेगा और एक अमीर इन्वेस्टमेंट में आगे अपना ध्यान लगाएगा। ठीक है। तो जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी ये चीज हमेशा तकलीफ देती रहेगी। बिल्कुल संदीप जी, आपने खान पान की बात की और इसके साथ ही साथ एक अच्छे दिनचर्या की बात की। कई लोगों के सवाल ये भी हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ करना होगा हमें? देखिए, अगर आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपकी बाकी की एक्टिविटीज जो हैं बंद हो गई हैं, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपकी मेंटल लेवल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई भी एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरे को इफेक्ट डालेगी। अगर ज्यादा आप ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शरीर खराब हो जाएगा। जी जी। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाहर की एक्टिविटी आपकी बंद हो गई है लॉकडाउन के चलते, तो आप सबसे पहले अपना एक रूटीन निश्चित करिए। समय पर सोना निश्चित करिए, समय पर उठना निश्चित करिए। आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक रूटीन बनाइए। समय की कमी है, बस एक आखिरी सवाल जो है आशीष जी से लेना चाहूंगी। आशीष जी, अगर ये कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो आपका अनुभव क्या कहता है, चेस्ट पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, कोरोना का अगर ये सिवियर कोरोना होगा, हमें समझना पड़ेगा केवल 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सिवियरिटी होती है और केवल 3% ऐसे हैं, 3 से 4% जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए घबराए मत, क्योंकि हमारे
हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन का ग्रुप ज्यादा है, जिससे हमारे पास सिवेरिटी कम है। दूसरे भी बहुत से फैक्टर्स है, जैसे इम्यूनिटी का फैक्टर जो इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा अच्छा है, जो हमारा म्यूकोजल इम्यूनिटी वो बेटर है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोरोक्विन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, हम मलेरिया एंडेमिक हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप हमारा ऐसा है जो कि इस चीज़ से हमको बचा रहा है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हमको, अगर हम उस स्टेज के क्रॉस कर भी जाते हैं और हमें 7वें 8वें 10वें दिन चेस्ट में टाइटनेस या ब्रेथलेसनेस होने भी लग जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम अपने डॉक्टर के पास जरूर से जाएं, अपना प्रॉपर टेस्टिंग करें और अपने को किसी भी, जो अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो किसी भी सेंटर पे जाके एडमिट हो, क्वारंटाइन, आइसोलेशन जो भी करना है वैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इसके अंदर अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना, बिकॉज जब भी हम एक्सरसाइज या योग करते हैं तो लंग की कैपेसिटी ख्याल रखना है और इसके साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, जो कि हमें संदीप जी भी बता रहे थे और आशीष जी आपने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो एक मन में भय है लोगों का, वो लोगों का भय दूर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।